स्वागत है आपको अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज की क्लास हम बात करेंगे आपके एमपी टेट हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 10 की बात करेंगे। हिंदी लैंग्वेज प्रैक्टिस सेट बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर। इसमें हम लाटेस्ट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रश्न करेंगे। साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न इंपॉर्टेंट करेंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो हिंदी में अगर शिक्षक भर्ती में 30 में से 30 लाना है तो प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट है, क्लासेज है। तो यहाँ पे आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, तो सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं। A to Z आपकी तैयारी हो सकती है। तो चलिए देर न करते शुरुआत करेंगे। प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट रहेगा। इस मॉक टेस्ट में सभी लोगों को ध्यान देना है और कमेंट करके अंत में बताना कि आप लोगों का स्कोर क्या होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न प्रैक्टिस सेट का जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया था कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली इनमें से कौन सी कहलाती है? अभिनय, प्रश्नोत्तर, गीत या कथायोचन प्रणाली। ये पिछली बार आया हुआ प्रश्न है। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते अवश्य जान लीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हुए थे। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली अगर पूछी जाती, सभी लोग जानते हैं कविता शिक्षण अगर करना तो गीत प्रणाली होगी, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर में कविता, तो कविता, गीत, गायन ये तो सभी लोग जानते हैं। तो सी ऑप्शन व्यापम ने सही माना था। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार होता है आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न। सभी मेरे प्यारे मित्रों के, सभी शिक्षक बंधुओं, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, टीचर्स, ब्रदर, सिस्टर, सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। तो आप सभी लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो यही बताइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार इसमें से कौन सा होगा? देखिए, आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक पद ये भी वस्तुनिष्ठ का नहीं है। व्याख्यात्मक हो गया तो ये भी वस्तुनिष्ठ हो जाएगा, तो हो जाएगा मिलान वाला। मिलान यानी कि आपके जो दिए रहते थे ना, A B C दिया रहता था, फिर 1 2 3 दिया रहता था, इसको मिलान करना था ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे मिलान वाले। तो ये हमारे क्या हो जाएगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर ही आते हैं, ठीक है, ध्यान देना। आपके खाली स्थान हो गए, ठीक है, सही जोड़ी हो गई, सही मिलान उसी को बोला जाता है। अगला प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा कि भाषा में सतत व व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। और आप सभी लोग जानते हैं शिक्षक भर्ती में सतत और व्यापक मूल्यांकन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछा ही आएगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है, यानी 1 नंबर यहाँ से क्लियर इस टॉपिक से। तो भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? सभी शिक्षक बंधु शेयर कीजिएगा, बताइएगा। क्या वह भाषाई ज्ञान का आकलन करना होता है? विभिन्न संदर्भों में भाषा के मौखिक लिखित रूपों के प्रयोग की कुशलता का आकलन करना होता है? बच्चों को अनुत्तीर्ण ना करना या साहित्य ज्ञान का आकलन करना? तो मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु सभी लोग जानते हैं कि भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा जाता है तो कहीं न कहीं विभिन्न संदर्भों में मौखिक लिखित रूप प्रयोग कुशलता का आकलन करना हो जाता है। तो मौखिक लिखित 2 चीज़ें तो शामिल रहेगा, ये याद रखिएगा, माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा। आइए साथियों बात करेंगे अगले प्रश्न की। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं होती। और आप जानते हैं पिछली बार अक्सर जो अब एग्जाम में नहीं वाले ज़्यादा प्रश्न आते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं, यानी 3 सही दिया रहेगा, 1 नहीं दिया रहेगा। यानी अब ये जानना भी जरूरी, 2 प्रकार से हमें प्रश्न करना पड़ता है। पहले हम ये जानना जरूरी कि अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या होती है। उसमें वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, व्यापकता होती है। लेकिन अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषता नहीं होती है? तो अगर नहीं पूछा जाएगा तो आत्मनिष्ठा। कोई भी अच्छा मूल्यांकन होगा उसमें आत्मनिष्ठा की विशेषता नहीं होती है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी समझ गए अच्छे तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि साहित्य सृजन की प्रेरणा देना ऑप्शन जो दिया गया है और प्रश्न पूछा जा रहा है कि रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ये भी निगेटिव नहीं वाला प्रश्न है। तो मेरे प्यारे मित्रों शिक्षक बंधु आप सभी लोग जानते हैं कि रचना शिक्षण के अगर उद्देश्य की बात की जाती है तो साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, सुसंबद्धता बनाना, व्याकरण संबंध कार्य करना। तो आप देखिए साहित्य का सृजन करना एक पॉजिटिव है, क्रमबद्ध बनाना पॉजिटिव है, सुसंबद्धता बनाना पॉजिटिव है। ये हमारे रचना शिक्षण के तीनों उद्देश्य हो जाएंगे। लेकिन व्याकरण सम्मत कार्य करना यह रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा। तो हिंदी में ज़्यादातर उद्देश्य से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उद्देश्यों को समझना है। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये टारगेट है शिक्षक भर्ती में नंबर 1 सिलेक्शन पाना, क्वालिफाइड करना। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। हिंदी हमारी
बचपन से पढ़ते हैं, जानते समझते हैं, लेकिन पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ग्रामर आपसे बन सकता है, लेकिन ये 15 नंबर की जो पेडागॉजी आती है, कभी कभी 20 नंबर की भी आ जाती है। अगला है, तो वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर। तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों में ध्यान देगा, आप किसका पेपर दे रहे हैं, किसका एग्जाम दे रहे हैं। आप प्राथमिक स्तर, प्राइमरी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक के बच्चों की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं वर्तनी विधिवत शिक्षा का ज्ञान जिस स्तर पर होना चाहिए वह प्राथमिक स्तर पर ही होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार के प्रश्नों का कंबाइन करने का एक ही उद्देश्य है कि हर प्रकार के टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं, इसीलिए कहते हैं यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। अगला प्रश्न है, एक बाल ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है। बाल मतलब बालक, एक कोई भी शिक्षार्थी विद्यार्थी जो है ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है। असमर्थ मतलब समझ रहे होंगे, समर्थवान नहीं समझता है, असमर्थ समझता है, तो वह हीन भावनागण से पीड़ित है, क्योंकि अपने आप को निगेटिव ला रहा है, नकारात्मक समझेगा तो हीन भावना आएगा ही आएगा। तो वह क्या करता है, आत्मविश्वास खो बैठता है। तो एक शिक्षक के नाते आप उसका विचार कैसे करेंगे? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, दंड देकर, तो दंड तो नेगेटिव हो जाएगा। परिवार को सूचना देकर, मित्रों के साथ घूमने की प्रेरणा। देखिए, बालक में अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपको असमर्थ समझ रहा हो और हीन भावना ग्रंथ से पीड़ित हो, आत्मविश्वास खो बैठा हो, तो ऐसे बच्चों को शिक्षक के नाते आपका जो उपचार होगा वह सहानुभूत व्यवहार होना। क्योंकि धीरे धीरे सहानुभूति देंगे, ऐसा नहीं सुधर जाएगा, आप पढ़ते रहिए, ऐसा कीजिए, ठीक है, तो वही बच्चा अव्वल आता है, वही बच्चा नंबर 1 आता है, या ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि उसके अंदर मोटिवेशन होता है, कुछ करने की चाहत होती है, यही आपके अंदर होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कुछ प्राप्त करने के लिए। और जिस दिन प्राप्त करने के लिए जुनून जग जाएगा, वाकई बताता हूँ आपको, सिलेक्शन क्या, आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो जुनून पैदा करना है अपने अंदर, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, बुलेटिन बोर्ड। अक्सर पूछा जाता है इस टॉपिक से प्रश्न, तो बुलेटिन बोर्ड क्या है? श्रव्य सामग्री, दृश्य, दृश्य सभ्य, कोमल सामग्री। तो मैंने कई बार कहा है कि चाहे श्रव्य सामग्री से प्रश्न आए, चाहे दृश्य आए, या दृश्य श्रव्य से आए, इनसे एक नंबर का आना ही आना है। अगर बुलेटिन बोर्ड पूछा जाएगा तो बुलेटिन मतलब दिखाई देना है, समझ लीजिएगा। दृश्य सामग्री पे आपका आ जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक बंधुओं सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था कि इनमें से शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ योजना कहते हैं। पाठ योजना की परिभाषा किसने दी? अरस्तू, हर्बर्ट, विलियम्स टेलर या बीसिंग ने दी। जहाँ एक परिभाषा दी गई कि शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ योजना कहते हैं। तो पाठ योजना की एक परिभाषा दी गई है। तो पाठ योजना की परिभाषा किसके द्वारा गई? तो मेरे ख्याल से बीसिंग के द्वारा दी गई थी। व्यापम ने इसको डी ऑप्शन सही माना था। आपके अकॉर्डिंग अगर किसी भी प्रश्न पर डाउट है तो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर हाथ जोड़कर आपके कमेंट का, आपके अभिनंदन का, आपके फीडबैक का स्वागत करते हैं। साथियों, सीसीई में व्यापकता का आशय किससे नहीं होगा? सीसीई आपने पढ़ा होगा, और सीसीई एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न तो पूछा ही जाना है, कोई इसमें सवाल ही नहीं उठता है। तो सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से क्या नहीं है? यानी हमें जानना जरूरी कि सीसीई में व्यापकता का आशय क्या होता है। विषयों की व्यापकता होती है, उपकरणों की व्यापकता होती है, और दायरों की व्यापकता होती है। ये 3 ऐसे हैं जहाँ पे सीसी व्यापकता का आशय होता है, लेकिन प्रश्नों की व्यापकता जो है सीसी में व्यापकता का आशय नहीं होता। तो सीसी व्यापकता का आशय दायरे की व्यापकता, उपकरणों की और विषयों की। सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? व्याख्या प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली, शब्दार्थ प्रणाली, व्यास प्रणाली। तो आप सभी लोग जानते हैं कविता शिक्षण की अगर बात की जाती है उसमें भी प्रश्नोत्तर प्रणाली का पूछा जाता है। प्रश्नोत्तर प्रणाली को खंडान्वय प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। ये ज़्यादातर संस्कृत लैंग्वेज में शब्द प्रयोग किया जाता है, तो ये समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न आइए जानते हैं कि भाषा की रस्य रचना के कितने रूप होते हैं? 2, 3, 4, 5 सभी तरीके। भाषा की दृश्य में रचना के रूप बताना है। तो भाषा के दृश्य रचना के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, किसको पता है? भाषा के दृश्य रचना के 2 रूप होते हैं, और ये 2 रूप कौन कौन होते हैं? जिनको पता होगा कमेंट अवश्य कीजिएगा, फीडबैक अवश्य कीजिए, ठीक है। होंगे कि भाषा की दृश्य अगर रचना के रूप की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भाषा की दृश्य रचना के 2 रूप होते हैं। 2 रूपों में पहला होता है मौखिक,
ठीक है। और दूसरा आपका होता है लिखित रचना। तो मौखिक रचना और लिखित रचना ये दो रूप आपके होते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की कि लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज़ किए चुपचाप पढ़ना क्या कहलाता है? सस्वर वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन, संवेद वाचन। तो आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा बच्चों को, आप स्वयं कर चुके होंगे। तो सामग्री को मन ही मन बिना आवाज़ किए चुपचाप पढ़ना क्या कहलाता है? उसी को ही मौन वाचन कहते हैं। और ये जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं ना आपके, सस्वर वाचन, अनुकरण, मौन, संवेद, इनसे 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इन वाचनों को पढ़ लेना है, समझ लेना है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आएगा ही आएगा। साथियों, पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों का प्रकार 2, 3, 4, 5 क्या होगा? जी हाँ, सभी लोग बताइएगा। पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार हैं 2, 3, 4, 5। देखिए, पठन शिक्षण की दृष्टि से देखा जाए तो आपके दो ही होते हैं। पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के दो प्रकार होते हैं। एक आपका होता है गहन पठन और दूसरा होता है व्यापक। व्यापक मतलब बड़ा, और गहन मतलब गहराई, यानी अंदर उसको सोच समझ के पढ़ना। तो दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपका कि अधिगम अनुभव केंद्रित इकाई योजना में निम्न में से किस पर अधिक बल दिया जाता है? शिक्षक अनुक्रिया पर, पाठ अनुक्रिया पर, शिक्षक अनुक्रम पर या छात्र अनुक्रिया पर? तो आप सभी लोग जानते हैं अधिगम अनुभव केंद्रित इकाई योजना में जिस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है वह होता है छात्र अनुक्रिया। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लोकोक्ति दी गई है, असरफी की लूट और कोयले पर छाप, इनमें से क्या अर्थ होता है? तो असरफी की लूट और कोयले पर छाप, मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना और तुच्छ हो संयोजना, कि किए का फल भोगना, परस्पर संगठन या मेल ना रखना या झगड़ा लगाकर अलग हो जाना। तो लोकोक्ति दी गई असरफी की लूट और कोयले पर छाप, इसका अर्थ होता है मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना और तुच्छ को क्या करना? संयोजना, मतलब खोजना, उसको इकट्ठा करना। इसके बाद अगला जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से संकेतवाचक वाक्य का चयन करना है कि किसमें संकेतवाचक वाक्य है। हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। तो संकेतवाचक क्या कह रहा है? यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। ये क्या होगा? हमारा संकेतवाचक वाक्य होगा। तो वाक्यों से प्रश्न आते हैं जो कि आपके 8-10 वाक्य बनते हैं, वो समझिए सभी लोगों को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वाक्य दिया गया है जो कामना रहित हो उसके लिए एक शब्द का चयन करना है। निरुत्तर, निष्काम, निराश्रय, निर्मम। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं जो कामना रहित होता है उसी को ही निष्काम बोला जाता है, सभी लोग जानते हैं। जो कामना रहित हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? निष्काम। और अक्सर ये पूछा जाता है कि जो आपका एक जो कलंक रहित हो, ये भी ये अक्सर पूछा जाता है, जो कलंक रहित हो। तो कलंक रहित को क्या बोला जाता है? जो कलंक रहित हो उसके लिए एक शब्द कलंक रहित ही होता है। और अक्सर जो ये ऐसे एक शब्द वाले वाक्य थोड़ा कठिन हो जाते हैं, तो आप लोगों को समझना है कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, क्या चीज़ें नहीं हो सकती है, ठीक है। सबको समझना है और हर एक प्रकार से हमें तैयारी करना है ताकि एग्ज़ाम को फतेह कर पाएँ। अगला प्रश्न है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं घोड़ा के पर्यायवाची आप सभी लोगों को बताना है, समझना है। तो घोड़ा के पर्यायवाची हाय, संधैसय, तुरंग, ये सारे होते हैं। तुरंग और वाजी भी बोला जाता है घोड़ा के पर्यायवाची में, और सैंधव बोला जाता है। सैंधव के साथ घोटक भी बोला जाता है, घोटक। अश्व तो सभी लोग जानते हैं, इसलिए अश्व नहीं दिया गया है क्योंकि अश्व सभी लोग जानते हैं। तो है बोला जाता है, सैंधव बोला जाता है। सैंधव यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है। क्या बोला जाता है? सैंधव।
और तुरंग। लेकिन धेनु, धेनु तो सभी लोग जानते हैं, गाय का पर्यायवाची हो जाएगा, ये सभी लोग जानते समझते हैं। अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि छोटा सा हृदय में अलंकार होगा। उपमा, यमक, अनुप्रास, अति, संयुक्त। सभी लोग समझिएगा, ग्रामर का A to Z क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, जैसे पिछली बार पूछा गया था इसी प्रकार एग्जाम में आएगा। लेकिन अपठित गद्यांश गद्यांश के प्रश्नों टॉपिक को उठाएगा, शब्दों को उठाएगा, वहाँ से ग्रामर पूछा जाएगा, ये ध्यान रखें। तो छोटा सा हृदय में अलंकार होगा उपमा अलंकार। अब आप बोलते कि उपमा अलंकार का हम कैसे जानेंगे? तो उपमा अलंकार में साथियों किसी वस्तु, किसी विशेषण गुण, किसी स्वानुभाव के समानता के आधार पर उसे किसी दूसरी वस्तु की तुलना की जाती है। और उपमा अलंकार के 4 तत्व होते हैं: उपमान, उपमेय, सामान्य धर्म और उपवाचक शब्द। उपमा अलंकार रूपक अलंकार में अंतर क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है। देखिए, उपमा में तुलना करने के लिए जैसे जैसा इस्तेमाल करते हैं, रूपक में नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखिए जैसा जैसे का प्रयोग किया है ना, छोटा सा हृदय, छोटा सा, तो यहाँ पे प्रयोग हुआ इसलिए उपमा अलंकार है। जबकि आपके क्या बोलते हैं, रूपक अलंकार में ऐसा नहीं होता है। तो उपमा रूपक दो ऐसे टॉपिक है, एग्जाम में इन दोनों टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। अगला, इनमें से कौन सा समावेशी शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? अन्वेषीकरण, विशेष शिक्षा योजना, एक रूप निर्देशन या अन्वेषीकरण। तो मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षा बंधु सभी लोग जानते हैं समावेशी शिक्षा से प्रश्न तो पूछा ही जाना है। तो समावेशी शिक्षा में सबसे अगर महत्वपूर्ण पूछा जाता है तो वह होता है विशेष शिक्षा योजना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। देखिए साथियों, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से हो और जो व्यंजन के साथ में उच्चारण में सहायक होते हैं उसको ही स्वर कहा जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। व्यंजन बोलने में स्वर ही सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? सभी लोग बताइए, कौन सा इसमें दीर्घ स्वर नहीं है, ये आपको बताना है। इनमें से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिए गए। तो दीर्घ स्वर में देखिए बड़ा आ आता है, बड़ी ई आता है, ए आता है, ए आता है, इसके साथ ओ भी आता है और औ भी आता है, ये हमारे दीर्घ स्वर। लेकिन छोटी ई ये हमारा दीर्घ स्वर में नहीं आता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ, गा, जा, वा, सा। सभी लोग बताइएगा, अंतस्थ व्यंजन, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन है? देखिए, अंतस्थ व्यंजन कौन से कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला, वा, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, जिनका उच्चारण वर्णमाला के बीच यानी स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है, इन्हीं को ही अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो यारा, लावा, वा दिया गया है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है और भी इम्पोर्टेंट है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन सा होगा? सा, सा, साहा, ताथा, दाधा, टाठा, डाढ़ाड़ा, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से ऊष्म व्यंजन पहचानना है। तो ऊष्म व्यंजन की अगर बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं अक्सर व्यंजन से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो ऊष्म व्यंजन का एक ही पहचान है, सा, 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 हा। तीनों सा अगर साथ दिया गया, हा दिया गया तो ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। जिन व्यंजनों को उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म वायु निकलती हो, सा, सा, हा। अब बोल के देखिएगा, आपकी जो हवा वायु बाहर आएगी, हाथ लगा के सामने बोलिए, सा, 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 हा। हवा आती है बाहर, मतलब ऊष्म व्यंजन है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे जो आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर कमेंट करके आपको बताना है कि जब एक ही ध्वनि का द्वितत्व हो जाए तो क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, संपृक्त ध्वनियाँ या पारस्परिक ध्वनियाँ। तो जब एक ही ध्वनि का द्वितत्व हो जाए उसको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना कि कौन सी ध्वनियाँ कहलाएगी जब कोई ध्वनि द्वितत्व हो जाती है, एक ही ध्वनि का द्वितत्व हो जाना। और साथ ही साथ जो हमने 25 प्रश्न किया ये भी कमेंट करना है, और जो 5 प्रश्न हमने नहीं किया वो आपके अपडेट गद्यांश से प्रश्न ही पूछे जाएंगे। 25 प्रश्न आपके ग्रामर पोर्शन पेडागोजी जैसे एग्जाम में आता है, और 4 से 5 प्रश्न 6 प्रश्न आपके ग्रामर से ही पूछा जाता है, तो हमें खोज कर वहाँ पे भरना पड़ता है, देखना पड़ता है।
तो इस प्रकार से तैयारी चल रही, जैसा पेपर में आना चाहिए, जैसा पेपर में पूछा जाता है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक अटेंड कीजिए सभी पेपर को, सभी प्रैक्टिस सेट को। और जिनको भी हमारी टॉपर नोट्स चाहिए, सभी सब्जेक्ट की टॉपर नोट्स आ चुकी है, चाहे हिंदी की, संस्कृत की, बाल विकास की, पर्यावरण की। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। इसमें व्हाट्सएप करेंगे तो टॉपर नोट्स कैसे प्राप्त होगी ये आपको यहाँ पे मैसेज करने पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो धन्यवाद सभी का, मिलते हैं आपके अगले प्रैक्टिस सेट पर। जय हिंद, वंदे मातरम।